हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत भाग 1 से चैप्टर पढ़ रहे हैं बचपन। कृष्णा सोबती जी ने लिखा है और ये चैप्टर एक संस्मरण विधा में लिखी गई है। संस्मरण यानी कि अपनी पुरानी यादों। अब यहाँ लेखिका ने हमें अपने बचपन की यादों को, कुछ यादों को हमारे साथ शेयर की है और वो अपने बचपन की चीजें हमें बता रही हैं कि उनके बचपन में और हमारे बचपन में क्या फर्क है, कितना अंतर तब और अब में आ गया है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा कि मेरी जो उम्र है वो कैसी है, वो तुम्हारी दादी या नानी की उम्र की है। आपकी बड़ी मौसी हो सकती है या आपकी बड़ी बुआ हो सकती है। तो एक अपनी उम्र का वो आपको अंदाजा बता रही हैं कि मेरे उम्र में और तुम्हारे उम्र में इतना फर्क है। जैसे आपकी नानी हो सकती हूँ मैं या आपकी दादी हो सकती हूँ। यहाँ उन्होंने क्या कहा कि मैं जो हूँ ना, अब कुछ बड़ा बड़ा, कुछ सयाना महसूस कर रही हूँ। ऐसा वो क्यों कह रही हैं? कहती हैं कि शायद मैं पिछली शताब्दी में, 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है, कहती हैं मैं पहली शताब्दी में, इससे पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इसलिए मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि अब मुझे जो है, क्योंकि जो मेरे शौक हैं वो अब जो है क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। उन्होंने बताया कि मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, बचपन में फ्रॉक पहना करती थी, निकर और वॉकर पहना करती थी, लेकिन अब जो है मैं क्या कर रही हूँ, कुर्ते और घेरदार जो है सलवार में पहनती हूँ। तो अब देखिए जीवन में बदलाव आता है, आपके जीवन में बदलाव आएगा। अभी आप जो पहनते हैं, जो आपके शौक हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो उसमें भी बदलाव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने भी यही बताया है। वे कहती हैं कि मेरे पहनने के ढंग में भी तरह तरह के बदलाव आ गए। ठीक है, और कहते हैं देखिए पहले उनकी, अब उनको जो है, जो उनके बचपन की कुछ फ्रॉक हैं वो भी उनको याद है। जैसे उन्होंने कहा कि पहले मैं रंग बिरंगी कपड़े पहना करती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, और अब जो है उनका मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, यानी कुछ फीके फीके कलर, लाइट कलर पहनूं। पहले वो डार्क कलर पहना करती थी। बचपन में होता है ना, आप डार्क कलर की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट है वो जो है कुछ लाइट कलर की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ कृष्णा सोबती सोबती जी भी कहती हैं मुझे बचपन की कुछ फ्रॉक तो अभी भी याद है। उन्होंने यहाँ पर एक दो फ्रॉक की का जिक्र किया है। उन्होंने क्या कहा कि मेरी एक हल्की नीली और पीली धारीदार फ्रॉक थी, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ थे, और एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जो है जेब में क्या रहता था, रुमाल, और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन। तो रिबन भी उस टाइम जो है पहना करता, वो चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टगी थी। तो यहाँ उन्होंने अपनी अलग अलग जो है पसंदीदा जो उनकी फ्रॉक हैं उनके बारे में हमें बताया। ठीक है, मुझे अपने मौजे और स्टॉकिंग भी याद है बचपन में। अब यहाँ लेखिका ने हमें बताया कि बचपन में हम अपने मौजे स्वयं धोया करते थे। आप भी धोते हो? सभी सभी बच्चे धोते हैं या अपनी मम्मी को दे देते हैं? बहुत अच्छे जी, इसी थानों से एक बच्चा कह रहा है मैं धोता हूँ। बहुत अच्छे। आप अपने संडे को, जब आपकी छुट्टी होती है, अपने जूते को आप पॉलिश कीजिए, अपने मौजे खुद धोइए। ठीक है, तो अपना काम, अपनी बुक्स को आप अच्छे से उसको जो है घर में रखिए, तो ये आपका काम है। ठीक है, इसको आप मम्मी या पापा पर या अपनी बड़ी बहन पर डिपेंड मत रहिए। अभी से जो है आप अपनी चीजों को अच्छे से रखिए, अपनी बुक्स को अच्छे से रखिए। तो कृष्णा सोबती जी हमें बता रही हैं कि हमारे बचपन में जो है क्या होता था, वो जो है अपने मौजे स्वयं धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश भी वो स्वयं करती हैं। कौन कौन करता है अपने जूतों पर पॉलिश? बताइए, हाथ हाथ खड़े करेंगे। अभी कौन कौन अपने जूतों को पॉलिश? ठीक है, और थानों से कोई भी नहीं करता है? चलिए, एक ही बच्चे का हाथ खड़ा हो रहा है, बाकी बच्चे मम्मी पापा पे छोड़ देते हैं आप लोग।
नहीं, गलत बात है। आप स्वयं अपने जूतों को पॉलिश कीजिए, क्योंकि आप अपने इतने बड़े हो गए हो कि आप अपने जूतों को पॉलिश कर सकते हैं, अपने सॉक्स आप स्वयं धो सकते हैं, अपनी किताबों को आप वेल मैनर तरीके से रखिए घर में भी, जहाँ पर भी आपकी बुक शेल्फ्स हैं या जो भी जहाँ भी आप रखते हो, तो उसको जो है आप पेरेंट्स से मत छोड़िए, क्योंकि अब आप क्लास 6 में चले गए हैं। तो अब आपकी ये ड्यूटी है, अपनी चीज़ों को, अपनी ड्रेस को आप प्रेस करना सीखिए और अपने मोजों को एक साइड रखिए। तो ये जो है ये आपका काम है। धीरे धीरे आप पढ़ाई के साथ ये चीजें भी सीखिए, क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा शोभती जो हमारी लेखिका हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमारा काम था। देखिए, उनके घर में नौकर और नौकरानी भी थी, लेकिन फिर भी उनके माता पिता उनको जो है सॉक्स नहीं दिया करते थे। ठीक है, तो आप अपनी मम्मी को क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो आप स्वयं धोइए। तो कहते हैं कि नौकर और नौकरानी को ये नहीं दिया जा सकता था, इसकी सख्त मनाही थी। हम इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। किसमें? सुबह सुबह पहले मोजे धोना, सॉक्स धोना, उसके बाद अपने अपने जूतों को पॉलिश करना। ठीक है, जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते हैं तो पॉलिश की जो चमक है वो उभरने लग जाती है। आप थोड़ी देर जूतों को पॉलिश लगाएंगे, उसके बाद पॉलिश लगाने के बाद उसको आप ब्रश से जब रगड़ेंगे तो उसमें चमक आएगी। ठीक है, तो ये सभी बच्चे करेंगे, संडे की सुबह सुबह आप भी ये कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ लेखिका ने कहा कि हम ये काम करते थे। फिर इन्होंने यहाँ पर बताया कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब जो है नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि पहले से कहीं ज्यादा ये जो है आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते हैं तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास जो है रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क है। तो यहाँ कृष्णा सोबती जी बता रही हैं कि हमारे बचपन और तुम्हारे बचपन में बहुत सारा फर्क है। उन्होंने अपने बचपन की जो पहनावा है उसके बारे में बताया। आगे वो कह रहे हैं कि शनिचर को वो जो है ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल उनको पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से ही जो है नाक में इसकी गंध आने लगती थी। जैसे दवाइयों से आप लोगों को भी, कई लोगों को जो है अच्छा नहीं लगता दवाई पीना, तो उस समय उनको जो है एक कैस्टर ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल पिलाया जाता था शनिवार की रात को। ठीक है, छोटे शीशे के गिलास पर जिन पर जो है ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली, यानी कि जो जी मिचलाने लग जाता है ना उल्टी आने से, तो मितली होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियां हैं वो भी बदल गई हैं। पहले आपने देखा होगा, पहले के खेल अलग होते थे और आजकल बच्चे मोबाइल पर ही ज्यादा खेलते हैं। बाहर ग्राउंड में कोई नहीं जाता है। ठीक है, बहुत कम बच्चे जो है ग्राउंड में जाते हैं, बस फोन पर ही लगे रहते हैं। तो बहुत सारी जो है दिलचस्पियां भी अब बदल गई हैं पहले की और अब में। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं था। यहाँ लेखिका ने बताया कि ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जहाँ रेडियो और टेलीविजन तक न था। और आज देखिए हर बच्चे के पास मोबाइल होगा, आप घर जाते ही पेरेंट्स का मोबाइल आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो हमारे बचपन में कुल्फी जो है आइसक्रीम हो गई। पहले वो कुल्फी खाया करते थे, अब आप आइसक्रीम खाते हो। कचौड़ी और समोसा जो है पेटीज में बदल गया है, आप पेटीज खाते हो। पहले कचौड़ी और समोसे बनते थे सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत जो है कोक और पेप्सी में। अब आप कोक और पेप्सी पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। अब शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को, चलिए आप पढ़ेंगे जीआईसी थानो। एक बच्चा माइक ले ले और यहाँ से आप रीड करेंगे। चलिए, जीआईसी थानो, कोई बच्चा माइक ले लीजिएगा। जीआईसी जहाज, आप माइक ले लीजिएगा। मैम मेरा नाम सरिता। कविता, चलिए कविता आप ही पढ़ेंगे, आप बैठ जाइए। चलिए यहाँ से यार उन दिनों यहाँ से कोक नहीं लेमनेड उन दिनों कोक नहीं लेमन लेमनेड विमेटो मिलती थी। विमटो। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को गर्ल्स और बैंगल्स डेवी को
रेस्तरां रेस्तरां की चॉकलेटें और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी। अब यहाँ लेखिका ने हमें क्या बताया कि उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विंटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो यहाँ पर ये क्या कह रही हैं कि जो शिमला और नई दिल्ली में रहा करते थे वो बच्चे, वो जो है इस तरह की जो है चॉकलेट्स जो अलग अलग जो है तरीके के चॉकलेट वो खाया करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रही हैं कि हम भाई बहनों की जो ड्यूटी लगती थी वो शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की लगती थी। हमारा घर, कह रही हैं, कि उस मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, वो एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ते थे, उसके बाद गिरजा मैदान आता था और वहां से एक उतराई उतरते ही मॉल आ जाता था। फिर बताती हैं कि कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, लेकिन हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफी का स्टॉक था। कहती हैं देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारी चॉकलेट जो है उनके मन को लुभाती थी, लेकिन इनको जो है हमेशा चॉकलेट खाने की छूट नहीं थी। एक बार उनको चॉकलेट खाने की छूट थी या खरीदने की छूट थी। अब यहाँ लेखिका कहती हैं कि मेरे परिवार में या मेरे पास जो है सबसे ज्यादा चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, बल्कि उसे साइड बोर्ड में रख देती और खाने के बाद जो है बिस्तर में लेटकर आराम से उसे मजे लेकर के खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। अब लेखिका को शिमला के काफल भी याद आए। उन्होंने कहा कि मुझे शिमला के काफल भी याद आते हैं। और खट्टे मीठे कैसे थे वो? खट्टे मीठे, एकदम लाल, कुछ एकदम लाल होते थे और कुछ गुलाबी। रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट और एक गजब की चीज थी। अब यहाँ पर उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया है, चेस्टनट का। कहती है ये भी एक गजब की चीज थी। कैसे? आग में भुने जाते और फिर जो है छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की जो पुड़िया है जो तब थी वो अब भी नजर आती है। ठीक है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। तो पुराने कागज से क्या होता है, नीचे जो है एक कोन टाइप का बनाया जाता है और उसको जो है ऊपर से इतना नीचे से बारीक लपेटा जाता है और ऊपर से बहुत चौड़ा, ताकि उसमें हाथ आसानी से पहुंच जाए। तो वो हाथ से जल्दी से बनाते थे और उसमें चना जोर गरम, ठीक है, वो अनारदाने उसमें का चूर उसमें डाला जाता था। अब यहाँ पर कहते हैं कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अब इन्होंने बताया कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला जो है बुरकवाते और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की और शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। अब लेखिका बताती है कि हमने बचपन में जो है बहुत सारा मजा किया, वो भी कहाँ पर? शिमला रिज पर। कहती हैं यहाँ घोड़ों की सवारी हमने की और जो शिमला में रहता था वो कभी न कभी उसको यह मौका मिल ही जाता था घोड़ों की सवारी करने की। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते हैं। ननिहाल के घोड़े जो हैं खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब उनको जो है अपने ननिहाल के कुछ घोड़े हैं उनकी याद आती है, लेकिन फिर वो जो है रुक जाती हैं और क्या कहती हैं, इनकी बात हम किसी दिन और करेंगे। फिर वो बताती हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं जो है कुछ कह रहे हो। तो ये जो है शाम का ये जो है नजारा बता रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है,
और जब जो है सूर्य अस्त होता है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर जो है पहले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां जो है टिमटिमाने लगी है। रिज पर की जो रौनक है वो माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता जो है कोलाहल। तो अब जो है ये शाम के बाद ये जो है रात की बात बता रही है। सर्वर कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। मॉडल जानते हैं, जैसे ट्रेन होता है, स्टेशन होता है, वहां पर जो है वो सारी चीजें जो है वो जो है मॉडल के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, इसकी पटरियां, उन पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बड़ी सुरंगें। तो ये सब जो है उस मॉडल में दिखाया गया था। अब आगे लेखिका ने बताया कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ने दिखता। एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। तो देखो पहले जो है, अब तो सभी जानते हैं, लेकिन पहले जब हवाई जहाज उड़ते थे तो सभी जो है बाहर एकत्रित हो जाते थे। सभी एक जगह पर जो है बच्चे जो है पीछे पीछे भागते थे, जैसे कि उस हवाई जहाज के पीछा वो पे करेंगे। तो उनको ऐसा लगता था कि एक भारी भरकम जो है पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। और धीरे धीरे जो है वो जैसे ही जो आपका हवाई जहाज है वो आगे बढ़ता तो वो गायब हो जाता। तो अब देखो यहाँ पर लेखिका ने इससे पहले, यानी कि बचपन में वो पहले शिमला रहा करती थी, अब उन्होंने क्या कहा कि अब वो जो है कहे से दिल्ली में, जब यानी अब वो दिल्ली में आ गई हैं, तो यानी कि लेखिका का पहला जो बचपन है वो शिमला में और उसके बाद वो दिल्ली में भी रही। तो उन्होंने क्या कहा, अब दिल्ली की वो बात कर रही हैं कि दिल्ली में जब उनकी आवाज आती, किसकी, हवाई जहाज की, तो उन्हें देखने बच्चे बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, जो मुझे जो है कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों की डॉक्टर अंग्रेज थे। अब लेखिका ने पहले तो यहाँ पर एक मॉडल बताया जहां पर जो है रेलवे स्टेशन का जो सारी चीजें वहां पर दिखाई गई। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब आसमान में हवाई जहाज देखने को मिलता तो दिल्ली के जो बच्चे हैं वो उसके पीछे पीछे भागते थे और सभी उसे बाहर आ जाते थे दौड़कर देखने के लिए। और क्या कहते हैं कि भारी भरकम जो है पक्षी उड़ा जा रहा है, वो भी पंख फैलाकर, और धीरे धीरे जो है उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो गायब हो जाता। साथ में उन्होंने यहाँ एक और दुकान का जिक्र किया है। वो दुकान है उनकी जहाँ से उन्होंने अपना पहला चश्मा बनवाया। वहां आंखों के डॉक्टर कौन थे, अंग्रेज थे। अब देखो लेखिका बताती हैं कि शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, ये सभी को लगता है। तो कहती हैं जब मैंने शुरू शुरू चश्मा लगाया तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। तो जब शुरू-शुरू में जो है चश्मा लगाया जाता है तो सभी पूछते हैं कि क्या हुआ, आँखों में कुछ तकलीफ है? तो यहाँ लेखिका से भी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कहती हैं जब मैंने पहले-पहले चश्मा लगाया तो मुझे बड़ा अटपटा लगा और आस-पास जो भी लोग छोटे-बड़े मुझे देखते तो वो क्या बोलते, आँखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, यानी कि इसी उम्र में तुम्हारे चश्मा लग गया है, दूध पिया करो। अब देखो लोग जो है अलग-अलग आपको जो है सजेशन देंगे, आपको जो है सलाह देंगे, भई ऐसा करो, इससे तुम्हारी आँखों की रोशनी तेज हो जाएगी, है ना? तो किसी ने उनको कहा दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब देखो डॉक्टर साहिबा ने उनको क्या कहा था कि कुछ दिन तुम पहनोगी तो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। लोग जब कहते थे कि दूध पिया करो। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। अब लेखिका कहती हैं कि वैसे मुझे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था कि भाई तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, लेकिन लेखिका बता रही हैं कि मेरा चश्मा जो है, मैं तुम्हारी इतनी बड़ी मेरी उम्र हो गई है, तुम्हारी नानी और दादी की उम्र की मैं हूँ, अभी तक जो है बचपन से मेरा चश्मा उतरा नहीं।
ठीक है। अब कहती हैं लेकिन नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। कहती है इसका नंबर कम हो गया लेकिन मैं इसकी खुद जिम्मेदार हूँ। क्यों? जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। यानी कि दिन की रोशनी में वो जो है नहीं पढ़ा करती थी, काम नहीं करती थी, रात में ही वो काम क्या करती थी। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ते हुए क्या कहा, छेड़ा और कहा देखो देखो कैसी लग रही है। अब लेखिका ने बताया कि साथ में देखो चश्मा उतरवाने के लिए डॉक्टर साहिबा ने भी कहा था कि भाई तुम्हारा जो चश्मा है वो कुछ दिनों में उतर जाएगा, लेकिन कहती हैं अभी तक जो है मेरा चश्मा नहीं उतरा है, साथ में जो है नंबर कम हो गया है और इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ क्योंकि मैं रात को ही ज्यादा काम किया करती थी। अब कहती हैं मुझे जो है जब मेरा चश्मा लगा तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और क्या कहा, देखो देखो कैसी लग रही है। क्या कहा उन्होंने? ये है कृष्णा सोबती जी का चित्र और उनका चश्मा। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब वो उनका जो भाई है, चचेरा भाई, वो कृष्णा सोबती जी को चिढ़ा रहा है। क्या कहा? आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है। मैं जो हूँ खीसी खीजी की, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। तो जो है वो जो है क्या हुई, कुछ खीजी सी हुई और वो कह रही हैं कि ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उनको जो है ये शेर कुछ अच्छा सा भी लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार जो है अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। तो अब जो है वो जब उनके जो चचेरे भाई थे वो जो है घर आए हुए थे चाय पीकर, वो लोग तो चले गए, लेकिन अब जो है कृष्णा सोबती जी अपने रूम में गई और उन्होंने वहां आईने में देखा, शीशे में देखा, तो वो जो है बार बार अपना चश्मा उतार रही है, क्या मैं सचमुच में लंगूर लग रही हूँ। फिर वो उसी चीज को दोहरा रही है कि सूरत बनी लंगूर की, फिर वो कह रही नहीं नहीं, फिर उन्हें लग रहा है कि हाँ हाँ सचमुच में ऐसा ही कुछ दिख रही हूँ। ठीक है। तो मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ ये जो है घुल मिल गया है चश्मा। अब यहाँ कृष्ण सोबती जी ने कहा कि ये तो तब की बात थी, ठीक है, जब मैंने शुरू शुरू में चश्मा पहना, लेकिन अब जो है ये चश्मा मेरे चेहरे के साथ ये क्या हो गया है, घुल मिल गया है। धीरे धीरे क्या होता है, जब आप शुरू शुरू में चश्मा पहनते हैं तो आपका चेहरा जो है अजीब सा लगता है, आपको भी जो कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप जो है इस चश्मे को पहनते रहेंगे तो आप जब इस चश्मे को उतारेंगे तो आपका चेहरा जो है कुछ खाली सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि शायद आपके चेहरे में कुछ कमी है। ठीक है। तो अब जो है उनका ये कह रहे हैं ये तो तब की बात है, कब की, ये बचपन की बात है। अब तो चेहरे के साथ जो है घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा कैसा लगता है, खाली खाली लगने लगता है। तो यहाँ लेखिका ने बताया कि ये बचपन की बात है। अब तो अगर चश्मे को मैं उतार दूं तो खाली खाली सा लगेगा पूरा चेहरा। अब जो है कृष्णा सुबती जी ने कहा है, याद आ गया वह टोपा जो वो पहना करती थी अपने भाई की, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ, मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। तो यहाँ पर उनको जो है वो टोपियां भी याद आ गई, क्योंकि वो शिमला में रहती थी तो वहां पर टोपियां पहनी जाती थी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है बचपन जो आपका चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हुआ। ये जो चैप्टर है ये आपका संस्मरण विधा में लिखा गया है। कृष्णा सोबती जी ने आपको यहाँ पर ये बताया है कि उनके बचपन की जो यादें हैं वो उन्होंने ताजे की, अपने बचपन की बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ शेयर की। उन्होंने यहाँ पर अपने खान पीन, ठीक है,
और अपने पहनावे को, ठीक है, सभी बातें हमसे यहाँ पर क्या की हैं, शेयर की। तो कृष्णा सोबती जी का ये जो बचपन है, जो संस्मरण विधा में लिखा गया है, सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर अपने पहनावे के बारे में बताया कि बचपन में वो क्या क्या पहना करती थी, क्या क्या वो जो है उनके शौक थे, और बचपन की कुछ फ्रॉक, कुछ कपड़े उनको अभी भी याद हैं। ठीक है। शुरुआती दिनों में कृष्णा सोबती जी शिमला में रहा करती थी, क्योंकि यहाँ इस संस्मरण में उन्होंने शिमला का जिक्र किया है। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली की बात की है, तो यानी कि इसके बाद वो नई दिल्ली भी रही हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया कि पहले जो है हम क्या चीज खाते थे, कैसी चीजें वो पहना करती थी, अब जो है तुम्हारे और हमारे जो बचपन में कितना अंतर आ गया है। कहती है आज के जो बच्चे हैं और उस समय के जो बच्चे हैं, उनकी जो दिलचस्पियां हैं उनमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो संस्मरण विधा में लिखा गया चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है, और अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। चलिए, चलिए कुछ संस्मरण से आपके यहाँ पर प्रश्न हैं, साथ में संस्मरण से कुछ आगे के प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका, देखिए हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है लेखिका क्या किया करती थी इतवार की सुबह। इतवार को वो क्या करते थे, इतवार को वो सबसे पहले तो अपने मोजे धोते थे, उसके बाद वो अपने जूतों पर पॉलिश करते थे और उसे बहुत अच्छे से रगड़ते थे। ठीक है। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है ये आपको बताना है, और पाठ से पता करके आपको लिखना है कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, और चश्मा लगाने पर उनके चेहरे, उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी जो चीजें हैं उसे मजा ले लेकर के खाती थी, वो कौन सी चीज थी, उनमें से आपको प्रमुख फलों के नाम भी यहाँ पर लिखने हैं। साथ में यहाँ संस्मरण से आगे के कुछ प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का सारांश और साथ में इसके प्रश्न उत्तर हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।